अब इस वीडियो लेक्चर में हम जो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके रिलेटेड बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव है सब तरह के ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं विद इजी सॉल्यूशन। ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं और सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है ये एकदम आपके सामने दे रहे हैं। तो आपको ये एंड तक वीडियो देखेंगे तो पूरी तरह आपका ये जो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट 100% क्लियर होने वाला है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन और उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इज परफेक्ट स्क्वायर। तो सम इज परफेक्ट स्क्वायर मींस अपर फेसेस की जो सम है दो डाइस के उसकी सम परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो देखते हैं डाइस को 6 फेसेस होते हैं तो 2 डाइस थ्रोन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6⁻² इज इक्वल टू 36 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये n ऑफ s 36 मिला है। अब ये इवेंट है वो इवेंट हम क्या मान रहे हैं, गेटिंग सम ऑफ अपर फेसेस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो दो डाइस है उसका अपर फेस 1 और 3 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी सम। फिर 2 2 3 1 3 6 4 5 5 4 6 3 ऐसा हो सकता है। तो ये टोटल नंबर क्या हो गया है 7 हो गया है। तो n ऑफ ए 7 होने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हम कैसे लिखते हैं n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस। तो ये आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 7/36 हो जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन जो है हम यहाँ आपके सामने ले रहे हैं और किस तरह का आपसे एक्सपेक्टेशन किया जाएगा क्वेश्चन में ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में 2 डाइस आर थ्रोन, फिर मैंने 2 लिया है 3 भी हो सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इज डिविजिबल बाय 4। तो अपर फेसेस की सम डिविजिबल बाय 4 हो सकती है, डिविजिबल बाय 3, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लेकिन मैंने इसके रिलेटेड एक एक क्वेश्चन ही कंसिडर किया है। तो फिर n ऑफ s तो 36 हो जाएगा। तो अपर फेसेस की सम डिविजिबल बाय 4 होने के लिए मुझे इवेंट क्या लेना पड़ा है देख सकते हैं आप, सम ऑफ फेसेस इज डिविजिबल बाय 4 के लिए दोनों डाइस के अपर फेसेस 1 3 हो जाएगा तो उसकी सम 4 होने के बाद डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ये 2 2 2 6 3 1 इसी तरह हो जाएगा, ये टोटल 9 हो जाएगा। तो ये 9/36 इज इक्वल टू क्या होने वाला है 1/4 होने वाला है। तो हम थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं ताकि ये जो सब कंसेप्ट है आपके सामने क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा फास्ट लेने का सोचा है। आप ये वीडियो पॉज करके जब आपको समझ में नहीं आता है तो देखेंगे तो भी ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आने वाला है। इसी तरह हमने एकदम डिटेल में सिंप्लीफाई किया है। फिर देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड 5 ग्रीन 3 येलो बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉल्स विथ एटलीस्ट 1 रेड। तो हमें 2 बॉल्स ड्रॉन करने हैं लेकिन इसमें एक रेड तो कंपलसरी होना चाहिए। तो देखो ये जो n है n की वैल्यू क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये 4 + 5 + 3 तो टोटल 12 बॉल हो गए हैं। तो 12 बॉल में से हमें 2 बॉल चूज करने हैं तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं 12c2 तरीके से चूज कर सकते हैं। तो आपका n ऑफ s है वो 12c2 हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR को यूज करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसी तरह हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 66। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉल्स विथ एटलीस्ट 1 रेड बॉल के लिए हम क्या कर रहे हैं आपके सामने पॉसिबिलिटीज जो है वो पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं। यहाँ टोटल 4 रेड 5 ग्रीन और 3 येलो है और टोटल हमें 2 ही बॉल चाहिए लेकिन कंपलसरी एक रेड बॉल चाहिए। तो एक रेड चूज करेंगे तो दूसरा ग्रीन चूज कर सकते हैं, येलो तो 0 चूज करेंगे क्योंकि हमें टोटल 2 ही बॉल चूज करने हैं। फिर दूसरी केस 1 रेड 0 ग्रीन और 1 येलो हो सकता है तो टोटल 2 हो जाएंगे। और एटलीस्ट 1 रेड बोला है तो 2 भी रेड चूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें 0 ग्रीन और 0 येलो चूज करना पड़ेगा तो इसी तरह हो जाएगा। अब ये 1 रेड बॉल आउट ऑफ 4 रेड बॉल हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं 4c1 एंड ये जो 1 ग्रीन है आउट ऑफ 5 क्या 5c1 और ये जो 0 येलो है ये हम इसी तरह कर सकते हैं।
तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन मैंने कॉम्बिनेशन के यूज करके 4C1 5C1 3C0 इसी तरह ये जो सेकंड केस है हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो थर्ड केस है इसी तरह हम लिख सकते हैं। अब ये सिंप्लीफाई कॉम्बिनेशन का यूज करके, फॉर्मूला यूज करके आप 38 फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉल्स विद एटलीस्ट 1 रेड बॉल, ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। इसी तरह होके ये क्या होने वाला है, 19/33 होने वाला है। तो आपको यहाँ ऑप्शन जो है प्रीवियस एग्जाम्पल के ये आए हैं, तो आपका जो ऑप्शन है ये सही होने वाला है। गलत ऑप्शन को तो आपको कोई भी कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं 19/32। फिर क्या कर सकते हैं, गलत जो ऑप्शन है 9/33 भी ऐसा भी दे सकते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो नन ऑफ अबव भी कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन कौन सा सही है वो देखना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम एक दो ही क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह के आप क्वेश्चन करेंगे तो 101% आपको 100% क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के सॉल्व करने मिलेंगे। इजी तरह आप ये एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन के थ्रू। तो 3 coins are tossed together और x be the random variable which denotes the number of heads with distribution given by, तो यहाँ हेड 0 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, 1 की 3/8, 2 की 3/8 और 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/8 है। अब द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको देखना है एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है वो xi इंटू पी ऑफ xi ऐसा होगा। तो ये जो xi की वैल्यूज है, xi और p ऑफ xi इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने यहाँ किया है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर 2 इंटू 3/8 और लास्ट 3 इंटू 1/8, ये सब कुछ आप करेंगे वो 3/2 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है 3/2 ये आपका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही ऑप्शन है। तो इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको 4 कॉइन टॉस किए जा सकते हैं, उसके रिलेटेड ऐसा टेबल प्रोवाइड किया है। तो आपको एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला यही दिमाग में रखेंगे, तो कौन सा भी एक्सपेक्टेशन के रिलेटेड एग्जांपल है तो आप क्या कर सकते हैं, ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो नेक्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन आपको मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि सेम तरह का ही ये एग्जांपल आपको दिया है। तो आप इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को आप जब स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में, हम प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में देख रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में एक्सपेक्टेशन को क्या कहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैंडर्ड थ्योरी के रिलेटेड है। If f of x be the continuous probability density function of random variable x, then probability of x from a to b, तो from a to b के लिए आपको ये जो ऑप्शन आपके सामने b दिया है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx, इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ये जो है ये प्रोबेबिलिटी इसी तरह होने वाली है। तो ये जो स्टैंडर्ड थ्योरी है उसके हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब इसके रिलेटेड ही एक एग्जांपल देते हैं और वो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में इफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज f ऑफ x इज इक्वल टू, इसी तरह दिया है -2 to 2, जब x की वैल्यू है तो 1/4, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो गिवन फंक्शन देखो जरा, अब x लेस देन और इक्वल टू 1 इस पार्ट में आता है, लेकिन यही हम कैसे लिख सकते हैं -2 to 1, और ये -2 to 1 के लिए क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 क्वेश्चन बाहर आया है, एक dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और -2 to 1 कंसिडर करेंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3/4 आएगा। तो ये 3/4 आपका ये ऑप्शन है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं,
कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये इसी तरह 3/2 इंटू एक्स स्क्वेयर है, जब -1 to 1 के लिए, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या आता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या कंसेप्ट आते हैं ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। मैं आपको ओरली फटाफट बता रहा हूँ, तो आपको ये अच्छी तरह दिमाग में रखने हैं। इफ P is the probability of success and Q is the probability of failure, then binomial distribution of R success in n trial क्या हो जाएगा, NCR P रेज टू R इंटू Q रेज टू n माइनस R। ये आपका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। और यही बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, P ऑफ R ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आपके सामने है, ये डायरेक्ट आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद जो कुछ कंसेप्ट आते हैं, तो इसका जो P प्लस क्यू में सक्सेस प्लस फेल्यूर क्या होता है, 1 होता है। तो P प्लस क्यू की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। फिर जो मीन आता है, मीन का फॉर्मूला जो है इसके रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हैं। उसके रिलेटेड भी मैंने एक ऑब्जेक्टिव तैयार किया है। अब इस ऑब्जेक्टिव को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपी या एनक्यू या एनपीक्यू या रूट ऑफ एनपीक्यू होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके सामने ही तैयार करके दे रहे हैं। ये जो मीन के जगह मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएंस ले रहा हूँ। तो ये वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। वेरिएंस में इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो है मालूम नहीं है, ऐसा समझ के मैं आपको ये जो वेरिएंस का फॉर्मूला है, वो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, एन पी क्यू जो है वो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर ये जो स्टैंडर्ड थ्योरी के हिसाब से आपको फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसमें आपको यह आपके सामने ही दे रहा हूँ। तो यह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में जो रिलेशन मालूम है तो आपको पता चल जाएगा। इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है वो ऑप्शन डी में आपके सामने है, रूट ऑफ एनपी क्यू। तो ये आपका सही ऑप्शन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसी तरह ये जो थ्योरी कंसेप्ट है वो थ्योरी कंसेप्ट भी आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया है, ये कंसेप्ट आपको दिया है। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह सिंप्लीफिकेशन होगा, किस तरह क्वेश्चन होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम को हमें यूज करना है। यह क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, एन अनबायस्ड कॉइन इज थ्रोन 5 टाइम्स, मीन्स 5, जैसे कि हमने 2 टाइम्स कॉइन थ्रोन करते हैं तो 2 4 केसेस आएंगे, लेकिन 5 कॉइन्स टॉस करते हैं तो 2 केसेस आएंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हिट्स जब हम कंसिडर करेंगे तो ये जो प्रीवियस आइडिया अभी हमने देखी है ये यूज करेंगे तो हमारा ये जो एग्जाम्पल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन यही कंसेप्ट जब हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं तो वो कंसेप्ट कैसे इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। तो टोटल कॉइन थ्रोन किए हैं n इक्वल टू 5, तो एक कॉइन 5 बार थ्रोन किया या 5 कॉइन एक बार ही थ्रोन किए, दोनों बराबर ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये एक ही कॉइन थ्रोन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा, एक कॉइन को 2 ही फेसेस होती है, एक हेड या टेल, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी है 1/2, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 हो जाएगा। फिर P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है तो Q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी।
तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर हेड्स इन n कॉइन जब करेंगे तो ये पी ऑफ आर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी हमने देखा है ऑब्जेक्टिव के थ्रू। तो ये r इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा 5c3 इंटू पी रेज टू 3 इंटू क्यू रेज टू 5 माइनस 3 हो जाएगा। ये n की वैल्यू 5 और जो r की वैल्यू 3 पुट करेंगे, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2 करेंगे तो इसी तरह आपका हो जाएगा। और ये 1/2 रेज टू 5 जो है 32 होता है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये 10/32 तो ये 5/16 हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन जो है आप यहाँ देख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं, लास्ट तक आप देखेंगे तो 101% सब जो कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है आपको इजीली समझ में आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 20% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन आर डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 बोल्ट्स चोजन एट रैंडम 1 इज डिफेक्टिव होना चाहिए। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये आप देख सकते हैं 20% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन आर डिफेक्टिव, इसी का यूज करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी पी के लिए मानेंगे तो ये 20% हम 20/100 इज इक्वल टू 0.2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्यू की वैल्यू निकालने के लिए p प्लस क्यू इक्वल टू 1 यूज करेंगे तो क्यू की वैल्यू 0.8 हो जाएगी। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो इसी तरह आपका हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्टिव बोल्ट्स इन 3 बोल्ट्स तो ये क्या हो जाएगा n की वैल्यू 3 हो जाएगी और r की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसी तरह आपको ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट करना है। 3c1 3 हो जाएगा। फिर ये जो p रेज टू 1 मीन 0.2 रेज टू 1 हो जाएगा और q रेज टू 2 तो 0.8 रेज टू 2। इसी तरह आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.384 ये आपका क्या होने वाला है सॉल्यूशन होने वाला है। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से ये जो सॉल्यूशन का पार्ट है ये सॉल्यूशन का पार्ट हम आपके सामने दे रहे हैं। इसके लिए आप एक लाइक तो आपकी तरफ से कर ही सकते हैं, इसमें आपका कोई लॉस तो नहीं होगा। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है आपके गेट के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कंसेप्ट या गेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम आगे जाके सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं, अ बॉक्स कंटेन्स 100 बल्ब्स आउट ऑफ विच 10 आर डिफेक्टिव, अ सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स आर ड्रॉन, द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज डिफेक्टिव। तो ये कैसे हमें फाइंड आउट करना है आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो पहला सेंटेंस है इसका यूज करके हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बॉक्स कंटेन्स 100 बल्ब्स आउट ऑफ 10 आर डिफेक्टिव, तो ये प्रोबेबिलिटी p के लिए मानेंगे तो 100 में से क्या हो जाएगा, ये जनरली 10/100 लिखना था तो ये 0.1 हो जाएगा। तो ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.9 या 9/10 हो जाएगा। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट यूज करेंगे तो ये 0 डिफेक्टिव बल्ब्स इन 5 बल्ब से करेंगे तो ये 5c0 p रेज टू 0 q रेज टू n माइनस r तो ये 5 - 0 हो जाएगा। तो इसी तरह आपका जो सॉल्यूशन है इसमें आपको ये सिंप्लीफिकेशन नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी ही है लेकिन ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दी है तो आपको ये सॉल्यूशन भी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ही लिखना है, एज इट इज रखना है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट भी आपके सामने देते हैं फटाफट। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिर 20% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन आर डिफेक्टिव, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स इज इन टोटल ऑफ 900 बोल्ट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दिया था, उसका यूज करके ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो 20% डिफेक्टिव बोल्ट्स है तो p मानेंगे तो 20% के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.2,
तो Q की हो जाएगी 0.8। तो टोटल नंबर ऑफ वोल्ट्स हमें 900 दी है, तो n की वैल्यू 900 हो जाएगी। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू के लिए, मीन के लिए म्यू या जेड भी यूज कर सकते हैं आप, वो NP है। तो n की वैल्यू 900, p की वैल्यू 0.2, तो टोटल मीन जो है आपका 180 हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है, मीन फाइंड आउट करेंगे, पहला मीन फाइंड आउट करना है, रिस्पेक्टिवली बोला है, तो मीन 180 है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मीन पहला है तो 180 पहला ही है। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको फाइंड आउट करके दिया है, वो है रूट ऑफ NPQ। आप इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको इसका सॉल्यूशन जो है इजीली मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह पूछा गया है, आपको यह देखना है। मैंने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया है, ताकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 6 and 2 है। तो मीन 6 है, वेरिएंस 2 है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें r ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए फाइंड आउट करना है। तो मीन का फॉर्मूला NP है, NP इज इक्वल टू 6 है, और वेरिएंस NPQ इज इक्वल टू 2 है। लेकिन ये जो NP की वैल्यू जब हम 6 पुट करेंगे तो यह 6 इंटू Q इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये Q की वैल्यू 1/3 मिलेगी, लेकिन P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये इसी तरह यूज करेंगे तो P की वैल्यू आपको फिर 2/3 मिलेगी। अब जब NP इज इक्वल टू 6 है, तो NP इज इक्वल टू 6, P की वैल्यू आपके सामने है, तो n इंटू P इज इक्वल टू 6 करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी r ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक हो सकती है, 10 नहीं होगा। तो यही है, जब हम कंसिडर प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में लिखेंगे तो 1 माइनस, इससे पहले r इक्वल टू 1 और 0 के लिए करते तो सबकी सम क्या होती है, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 1 के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए यूज करेंगे तो आप इसी तरह हो जाएगा, और इसी के लिए क्या हो जाएगा, आपके सामने n r सब सामने है, PQ भी सामने है, तो PQ के लैंग्वेज में इसी तरह लिख सकते हैं, और कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये 0.999 मिलने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इसी तरह ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन या वेरिएंस आपके सामने प्रोवाइड किया है, और इसके रिलेटेड आपको नेक्स्ट पार्ट पूछा है, तो आप इसी तरह ये जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने दे रहे हैं, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 6 and 4 है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो सकते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। इसके जैसा एग्जांपल अभी भी हमने सॉल्व किया है। फिर NP इज इक्वल टू 6, तो ये वेरिएंस में पुट करेंगे, तो ये NP की वैल्यू 6 इंटू Q की वैल्यू नहीं है, फाइंड आउट करना है हमें, इक्वल टू 4, तो Q की वैल्यू 2/3, P की वैल्यू 1/3, तो ये n इंटू P इक्वल टू जो 6 है, इसी का यूज करके n की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो इसी तरह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये किस तरह पूछा गया है ये समझना होगा। अब आपको यहाँ इफ x follows binomial distribution with parameter n एंड p की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 दिया है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p की वैल्यू 1/2 है, तो q की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ ये जब गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन लेके जब हम इसके लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो ये इसी तरह हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 कंसिडर करेंगे तो ये इसी तरह आपका हो जाएगा। कभी कभी या x भी यूज करते हैं या r भी यूज करते हैं, तो ये इसी तरह आपका हो जाएगा। जब आप ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे बायनोमियल थ्योरम का यूज करके, तो आपको
ये जो पार्ट है इसी तरह देखने को मिलने वाला है। ENC4 1/2⁴ मीन्स P⁴ Q⁴ ये n-4। आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये 1/2n होगा। राइट हैंड साइड में भी 1/2n, लेकिन ये दोनों कैंसिल होने के बाद NC4 = NC5 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड साइड में, वही राइट हैंड साइड में यूज करेंगे। फिर न्यूमरेटर के n कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में n-4 जो है वो n-5 इंटू n-4 हो जाएगा और राइट हैंड साइड एज इट इज है। फिर n4 को 4 n-5 को n-5 रिमेनिंग पार्ट मैंने एज इट इज लिया है, रेसिप्रोकल दोनों साइड का लिया है। तो n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। तो इसी तरह ये जो है ये कंसेप्ट आपको सॉल्व करना है एकदम इजी तरीके से, आप ये कंसेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके इस एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह पूछा जा सकता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर यही क्वेश्चन इसके जैसा ही क्वेश्चन है, सेम है। ये आपको लेने के बाद n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन मैंने क्वेश्चन एक्सटेंड कर दिया है। फिर x = 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ तक तो सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी देखा है। n = 9 फाइंड आउट करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 के लिए बाइनोमियल थ्योरम इसी तरह यूज करेंगे, लेकिन n की वैल्यू जब 9 है, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2 है और ये जो r की वैल्यू या x की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है। तो इसी तरह यूज करेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो है इसी तरह हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी है, वो ये ऑप्शन नंबर डी इसी तरह आपका हो जाएगा। तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम का जो कंसेप्ट है पूरी तरह हम एकदम डिटेल में दे रहे हैं। इसके लिए जो बेसिक सब कुछ कंसेप्ट है, सब कुछ कंसेप्ट भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बेसिक कंसेप्ट भी दिए हैं। अब जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको इसमें से कौन सा है वो देखना है। एक करेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ ये दिया है e⁻z इंटू z⁴ तो यह z जो है मीन है। तो ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको ये p ऑफ r लिख सकते हैं या यही जो है p ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, ये p ऑफ x या p ऑफ r भी ले सकते हैं। जब x कंसीडर करेंगे तो e⁻z इंटू z⁴x हो जाएगा और r कंसीडर करेंगे तो आपके सामने है उसके जैसा ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह दिमाग में रखना है, क्योंकि थ्योरी के कंसेप्ट के रिलेटेड और एग्जाम्पल के रिलेटेड भी ये आपको बहुत इसके रिलेटेड भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो इसका यूज वहाँ करना है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब n की वैल्यू 100 है, p की वैल्यू 0.01 है, तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन r = 0, तो ये r = 0 जब होता है तो वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू आप 100 देख सकते हैं, p है तो z मीन्स मीन जो है np हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये np की वैल्यू 1 है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तो ये आपके सामने है और r = 0 के लिए ये r की वैल्यू जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो इसी तरह आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और आपका जो सॉल्यूशन है 1/e आएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो एकदम सिंपल एग्जांपल है, इसके रिलेटेड देते हैं, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चंस है अच्छी तरह सिंप्लीफाई करने हैं। फिर आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। फिर सिर्फ उसी तरह का क्वेश्चन है, p की वैल्यू 0.02 ली है और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ r = 2 के लिए आपको फाइंड आउट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन देखते देखते इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे
तो डेफिनेटली आपको इसका एग्जाम में बेनिफिट होने वाला ही है। तो प्लीज़ ये जो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए यहाँ दिए हैं वो सॉल्व करके मुझे कमेंट करो, मैं सही है या गलत है इसका आंसर आपको दे दूंगा, जो कमेंट करेंगे उसको ही। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप यहाँ देख सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड ही दिया है, लेकिन किस तरह वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा आप यहाँ देखने वाले हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये टेबुलर डाटा दिया है और इस टेबुलर डाटा में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो पी ऑफ आर से डिनोट करते हैं ये किस तरह हो जाएगा आपको ये देखना है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला e रेज टू माइनस जेड इंटू जेड रेज टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल जब आपके दिमाग में रहेगा तो जेड जो है मीन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका यूज करके। तो ये गिवन डाटा है, इसमें मीन ये जो ग्रुप डाटा है इसके रिलेटेड मीन क्या होता है 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होता है, जब n की वैल्यू क्या है सम ऑफ एफ आई होती है। तो मैंने सम ऑफ एफ आई किया है 2 4 6 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ आगे भी थोड़ा डाटा ऐड हुआ है तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 4 6 और 8 दिया है, तो आपका n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। फिर 1/n इंटू ये इसी तरह करेंगे तो मीन की वैल्यू आपको मिलने वाली है, तो मीन यहाँ क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, यहाँ जब हम z की वैल्यू पुट करेंगे तो इसी तरह मिलेगा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है e रेज टू माइनस 2 इंटू 2 रेज टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो आपका सही ऑप्शन इसी तरह हो जाएगा। तो एकदम सिंपल तरीके से ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंसेप्ट इक्वल दिया है तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 6 के लिए करना है, लेकिन ये प्रीवियस में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। अब इसी तरह का कंसेप्ट हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपका फॉर्मूला है और ये जब कंसेप्ट हम कंसिडर करेंगे तो इसके लिए जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लिखेंगे तो ये इसी तरह हो जाएगा और राइट हैंड साइड हम इसी तरह लिख सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो z⁴ है z⁵ है इसमें z कैंसिल होगा, e⁻z थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 पहला ही दिया हुआ है, अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी तरह हो जाएगा और राइट हैंड साइड इसी तरह। फिर 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर का कैंसिल होने के बाद ये 3 इक्वल टू z/5 में z इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब z इज इक्वल टू 15 आपके सामने है तो ये जब बाइनोमियल पॉइजन का फॉर्मूला यूज करेंगे e⁻z इंटू z⁻r अपॉन आर फैक्टोरियल, लेकिन r की जो वैल्यू है वो हम 6 पुट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ r इक्वल टू 6 दिया है और z की वैल्यू हमने 15 फाइंड आउट की है। तो ये सब पुट करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो इसी तरह सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। फिर जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट में कब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट किसी तरह आता है ये आपको देखना है। शायद आपने ये एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1 सुना है, वो सही है, लेकिन वो कैसे आता है इसका सॉल्यूशन भी यहाँ मैंने देने की कोशिश की है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो आता है बेल शेप्ड का कर्व होता है, उसका जो फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू क्या होता है 1/σ इंटू रूट ऑफ 2 पाई e⁻⁻1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इट्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये म्यू टू इन्फिनिटी तक इसका जो इंटीग्रेशन है तो ये क्या होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको ये म्यू टू इन्फिनिटी तक ये कंसेप्ट इसी तरह लिया है। फिर ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट पार्ट मैंने आउटसाइड में लिखा है
और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसे इक्वेशन नंबर मैंने 1 दिया है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे गामा फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए e के पावर में जो माइनस छोड़ के जो टर्म है इसके रिलेटेड मैंने क्या किया है, टी पुट किया है। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट लिया है। इसी तरह आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट लेने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिग्मा को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है। फिर dx फाइंड आउट करेंगे, तो ये dx आपको इसी तरह मिलने वाला है। फिर जब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो इसके रिलेटेड हमें क्या करना पड़ता है, जो x की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू फाइंड आउट करना है लोअर लिमिट का, और अपर लिमिट के लिए ये करना है। तो इसी तरह आपका हो जाएगा। और ये इसी तरह यूज करने के बाद जब हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे तो इसके रिलेटेड क्या होता है, एक गामा ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस टी इंटू टी रेज टू n है पावर, तो यहाँ क्या होता है, गामा ऑफ n+1 होता है। तो t की पावर 1/2 है, तो ये गामा ऑफ 1/2 + 1 हो जाएगा। तो ये गामा ऑफ 3/2 जो है वो हम 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है। तो ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 आपका सोल्यूशन आया है, या 0.5 कह सकते हैं। तो ये जो जनरली पार्ट है, ये जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया है हमने, वो एरिया ये जो है बेल शेप्ड का कर्व है, 50% पार्ट ही फाइंड आउट किया है। तो आपका 50% पार्ट है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है वो 0.5। तो कंप्लीट के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। तो किसी तरह क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, आप यहाँ देख सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट आपके सामने दिया है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिर ये जो फार्मूला है इसके रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव आपको आ सकते हैं। ये जो -∞ टू +∞ तक है, तो ये बेल शेप्ड का कर्व है, इसके अंदर जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो वो 1 होता है। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है 100% के लिए प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, 1 यूज करते हैं। तो 100% एरिया जब हम कंसिडर करेंगे तो 100% एरिया आपका क्या हो जाएगा, 1 ही प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो 15 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दिया है। और जब z की वैल्यू 1 है उस वक्त एरिया जो है वो क्या है, z = 0 टू z = 1 तक एरिया आपका 0.3413 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 के लिए फाइंड आउट करना है। लेकिन म्यू का सिंबल आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी मीन का म्यू है और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सिग्मा है। लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे तो ये जो पार्ट है x - μ/σ, इसी को हम जनरली z मानते हैं। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तो ये x के रिलेटेड मुझे z के रिलेटेड टर्म में पुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, z ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये पार्ट आने वाला है। लेकिन इसमें x की वैल्यू हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, 18 - μ/σ। लेकिन म्यू ऑफ सिग्मा ये भी आपके सामने है, ये यहाँ पुट करेंगे तो z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा डायग्राम को मेमोराइज करेंगे तो ये z की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, z की वैल्यू पूरे राइट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0.5 होती है। तो ये z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो 0.1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ z व्हेन लेस देन और इक्वल टू 1 करना होगा। तो ये 0.5 में से क्यों कर रहे हैं, राइट हैंड हाफ पार्ट है वो 0.5 है। तो ये इसके z = 1 से आगे फाइंड आउट करने के लिए हम ये 0.5 माइनस ये कर रहे हैं। तो इसी तरह आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सॉल्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसी तरह होने वाला है। तो ये आपको ये जो एग्जांपल है एकदम सिंपल तरीके से हम आपके सामने दे रहे हैं। इसके लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो मिलना ही चाहिए, और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर हमने क्या किया है,
मीन जो है 30 लिया है, वेरिएंस 25 लिया है। अब जब z की वैल्यू 0.8 है तो इसी तरह उसका एरिया है, और z की वैल्यू 2 है तो इसी तरह एरिया है। तो हमें प्रोबेबिलिटी 26 to 40 तक ही फाइंड आउट करनी है। तो ये म्यू की वैल्यू और वेरिएंस आप देख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस का यूज करके क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। फिर z इज इक्वल टू, ये हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू जब 26 to 40 है तो उसके हिसाब से z की वैल्यू इसी तरह हो जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, -0.822 मिलने वाला है। लेकिन ये -0.822 ये हम -0.820 और 0 to 2 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये सिमेट्रिक अबाउट z इज इक्वल टू 0 के होता है, तो ये -0.820 एरिया है, उतना एरिया 0 to 0.8 तक हो जाएगा। तो ये जो एरिया है वो एरिया हमें यहाँ लेना है, और 0 to 2 के लिए क्या हो जाएगा 0.47। तो ये सब कुछ कैलकुलेटर पे करने के बाद 0.7654 ये जो आपका सॉल्यूशन है ये प्रोबेबिलिटी बिटवीन, जब आप ये स्टूडेंट्स हुज मार्क्स बिटवीन 26 to 40 भी ऐसा भी कह सकते हैं, तो ये इतनी प्रोबेबिलिटी उसके रिलेटेड हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी तरह के एग्जांपल जो है वो एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं। एकदम सिंपल तरीके से आपको सामने एग्जांपल ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सॉल्व करके दिया है, तो देख सकते हैं आप यहाँ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड ही एग्जांपल है। तो सैंपल ऑफ 1000 कैंडिडेट्स, मीन क्या है 14 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है। यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करके हमें ये जो स्टूडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स से कम स्टूडेंट वाले है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन भी दी है। तो n इज इक्वल टू 1000, म्यू 14 है, सिग्मा 2.5 है। तो ये z के लिए ये वैल्यू पुट करनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे क्या करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी जब x लेस देन 8 है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो इसी तरह होने के बाद आपको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो p ले प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल टू -2.4 हो जाएगा। लेकिन आपको z की वैल्यू -2.4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 में से ये 0 to 2.4 तक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये सब कुछ करने के बाद आपको ये जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह आपको यहाँ मिलती है ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये 0.0082 जो है ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। आप कैलकुलेटर पे ये क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे एक ही लेक्चर में क्या करना था, ये जो पूरा प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पूरी तरह लेना था, इसलिए मैंने आपके सामने थोड़ा सा फास्ट लिया है। आप समझ सकते हैं ये आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा जो कम्युनिकेशन आपको समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखेंगे तो भी आप ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा ही आपको। तो थोड़ा सा आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह है आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ 450 स्टूडेंट्स है, इसमें क्या करना है आपको, ये सब इंफॉर्मेशन दी है। तो ये जो 48 मार्क्स से कम स्कोरिंग वाले स्टूडेंट है वो कितने स्टूडेंट है ये फाइंड आउट करना है। तो ये पहले क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरह आपको ये इंफॉर्मेशन करके प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट को स्कोरिंग लेस देन 48 मार्क्स, तो एक स्टूडेंट के लिए 48 मार्क्स से कम है इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। लेकिन हमारे पास टोटल 450 स्टूडेंट है, तो 450 स्टूडेंट और एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी जब हम कंसिडर करेंगे
तो ये टोटल 348 स्टूडेंट हो जाएगी, उसका स्कोर जो है 48 मार्क से कम है। इसी तरह आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको शायद इसी तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके सामने देते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में पेरेंट्स सिग्मा स्क्वायर है, तो आपको नॉर्मल वेरिएबल जो x है ये सब फार्मूला किसी तरह हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यही फार्मूला मैंने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट स्टार्ट किया था तो इसी तरह फार्मूला लिया था। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपको कौन सा है वो देखना है। तो इसी तरह ये जो प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड हर एक कंसेप्ट के रिलेटेड मैंने जो कंसेप्ट है सब कुछ कवर किए हैं। इसके लिए एक लाइक आपकी तरह से मिलना ही चाहिए, और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो भी